Hello everyone. Now in this lecture we will continue with the deduction chapter. We have already finished till section 80 GGC. Now next section is 80 double JA. Now in double J there are two sections, 80 double JA and 80 double J double A. In both the sections there are some amendments, and 80 double J double A is very important. और इसमें तो बहुत ही सारा अमेंडमेंट हुआ है डबल जे डबल ए में. तो डबल जे डबल ए को आप एकदम डबल स्टार मार्क करके रख देना. डबल जे सिंगल ए भी है इम्पॉर्टेंट, छोटा सा है वो, तो उतना ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पढ़ लेंगे इनफ हो जाएगा. पर जो डबल जे डबल ए है वो थोड़ा बड़ा है और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं. तो डबल जे डबल ए को आप डबल स्टार मार्क कर देना. नाउ डबल जे ए is deduction for business of collecting and processing biodegradable waste. तो ये उन लोगों को डिडक्शन मिलेगा. अच्छा, मैं पहले पूरा रीड कर देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो कौन सा बिजनेस होना चाहिए? बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. एंड डिडक्शन किसको अलाउड है? ऑल असेसीज. ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन में जो लोग भी आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी है, वो सबको डिडक्शन इस सेक्शन में अलाउड है. डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस फॉर फर्स्ट 5 years. तो ये पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाना चाहिए जो मैंने पहले बोला था कि कुछ डिडक्शन ऐसे भी हैं जो एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो इनकम पे मिलते हैं. तो ये वैसा डिडक्शन है. एक और इसके पहले भी हमने किया था. तो ये है, तो इधर भी आप एक्सेप्शन मार्क कर देना. तो ये जो डिडक्शन यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर मिल रहा है, ये आपको एक्सपेंस के लिए नहीं मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिल रहा है. ये डिडक्शन आपके प्रॉफिट से रिलेटेड है. तो अगर आप ये बिजनेस में इन्वॉल्व है, कौन सा बिजनेस होना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से रिलेटेड. मतलब ये कितना अच्छा काम कर रहा है एसएससी. वेस्ट को कलेक्ट करके उससे बायो गैस बनाना, बायो फर्टिलाइज़र बनाना, बायो पेस्टिसाइड्स बनाना, पावर जनरेट करना एंड फ्यूल बनाना. अगर आप ऐसे काम में हैं तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है आजकल के टाइम में कि आप वेस्ट का इतना अच्छा यूज़ कर रहे हैं. तो अगर आपने ये बिज़नेस में आप इन्वॉल्व है तो आपके बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा 100% प्रॉफिट 5 years तक पूरा एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं लगेगा सेक्शन डबल जे ए के अंदर. ठीक है, कंडीशंस आगे लिखी हुई है. 80 शुड बी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब वेस्ट को कलेक्ट करके क्या करना. वेस्ट मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं जो वेस्ट निकलता है, या ट्रीज़ वगैरह से जो वेस्ट निकलता है, या बोल सकते हो जो एनिमल के से वेस्ट निकलता है. तो वो सारे वेस्टेज को कलेक्ट करके डेली अपन जो कचरा बाहर फेंकते हैं, कचरे वाला आता है, कचरा लेके जाता है, तो उस कचरे का यूज़ करके ये सारे एक्टिविटी करनी चाहिए. बायो फर्टिलाइज़र बनाना, बायो पेस्टिसाइड बनाना, बायो गैस बनाना, जनरेटिंग पावर, ऑर्गेनिक मैन्योर, मेकिंग पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स फॉर फ्यूल. तो इससे फ्यूल भी बना सकते हैं. तो ऐसे वेस्ट का यूज़ करके आप अगर ये सारे चीज़ें बना रहे हैं तो इससे अच्छा तो कोई काम नहीं हो सकता. तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए कि ज़्यादा लोग ऐसे बिजनेस में आए, तो इसके लिए इस सेक्शन के अंदर 100% इनकम फ्रॉम बिजनेस का रिडक्शन दिया है. तो फर्स्ट 5 years तक ऐसे बिजनेस में आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो टोटली एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री एब्सोल्युटली. ठीक है, 5 years तक. तो इसमें एक्सेप्शन लिख देना. ये जो सेक्शन है ये डिडक्शन आपको किससे दे रहा है? इनकम से दे रहा है. ठीक. सो डबल जे ए शॉर्ट में याद रखना. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बिजनेस का प्रॉफिट 5 साल तक एग्जेम्प्ट है. देन डबल जे डबल ए पे आते हैं. डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू रेगुलर वर्कर्स. तो ये हेडिंग देख के आपको समझ में आ गया होगा ये यहाँ पे डिडक्शन क्यों मिल रहा है. न्यू रेगुलर वर्कर्स. न्यू मीन्स गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करें, न्यू वर्कर्स को हायर करें, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो. तो अगर आप न्यू वर्कर्स को हायर करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो आपको डबल जे डबल ए के अंदर डिडक्शन मिल सकता है. अब इसमें कौन अलाउड है? एनी एससी एंगेज इन द बिजनेस एंड टू होम सेक्शन 44 AB applies, that is turnover is more than 1 crore.
पहला अमेंडमेंट तो एक ही है, क्योंकि पहले ऐसा था कि इस सेक्शन में डिडक्शन सिर्फ कंपनीज को अलाउड था जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, बट अभी इन्होंने क्या किया, एनी एसएससी एंगेज्ड इन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने लिखा है, एंगेज्ड इन बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो एंड जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, तो ऐसे कंपनीज को, सभी टाइप के एसएससीज को इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल सकता है इफ़ दे आर हायरिंग द न्यू वर्कर्स। अब डिडक्शन मिलेगा कितना, 30% ऑफ द वेजेस पेड टू एडिशनल न्यू रेगुलर वर्कर्स फॉर कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स। तो जितने भी नए वर्कर आपने हायर किए करंट ईयर में, उनको आप जितना भी वेजेस दे रहे हैं उस वेजेस का 30% कितने ईयर्स तक, 3 ईयर्स तक आपको रिडक्शन में मिलेगा। जैसे सपोज कोई कंपनी ने 50 लोगों को हायर किया ड्यूरिंग द ईयर, नए लोगों को, और उनका वेजेस सबका मिला के अगर आ रहा है 10 लैक्स करंट ईयर में, तो 10 लाख का 30% कितना होता है, 3 लैक्स। तो 3 लाख का डिडक्शन आपको 3 साल मिलेगा, इस साल भी, अगले साल भी और नेक्स्ट ईयर भी। Then this deduction is allowed if both the following conditions are satisfied. Salary must be paid by check and maximum salary up to 25,000। मतलब ये एम्प्लॉयमेंट उन वर्कर्स को देना चाहिए जो छोटे मोटे हैं। तो अगर आप अपने कंपनी में, बिजनेस में ऐसे एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को हायर कर रहे हो जिनकी सैलरी अप टू 25,000 है, 25,000 से ज़्यादा नहीं, अप टू 25,000, मतलब छोटे मोटे जो वर्कर्स हैं, अगर आप उनको हायर कर रहे हो जहाँ पे सैलरी अप टू 25,000 है, तो ऐसे वर्कर्स के वेजेस का 30% आपको डिडक्शन मिलेगा 3 साल के लिए। ठीक है, तो 2 ही कंडीशन है, सैलरी चेक से देना चाहिए नए वर्कर्स को, और उनकी सैलरी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 25,000। देन सैलरी में क्या क्या आता है, सैलरी एक्सक्लूड्स, अच्छा क्या नहीं आता वो लिखा है, सैलरी एक्सक्लूड्स एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी एम्प्लॉई वेलफेयर फंड, एनी लमसम अमाउंट पेड, फॉर एग्जाम्पल ग्रेचुटी, कॉम्पनसेशन, लीव सैलरी एट्सेट्रा। जैसे आपने इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में हर साल, फिर ग्रेचुटी के लिए, फिर पेंशन के लिए। तो जहाँ पे भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के लिए कोई एक फ़ंड बना के रखा है और एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इस 25,000 की सैलरी में काउंट नहीं होगा। हाँ, जैसे पीएफ है जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी करता है, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो 25,000 में काउंट होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको वो 25,000 में ऐड नहीं करना है। देन न्यू एम्प्लॉई मस्ट हैव द पीएफ अकाउंट, ठीक है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट होना चाहिए। एडिशनल एम्प्लॉई का मीनिंग है न्यू एम्प्लॉयज़ ओवर एंड अबाउ द एम्प्लॉयज़ एग्जिस्टिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ द लास्ट प्रीवियस ईयर। तो लास्ट प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च होता है ना लास्ट डे, तो 31 मार्च, जैसे अभी आपका ईयर करंट चालू है 2021, सो लास्ट ईयर कब ख़त्म हुआ, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को सपोज़ कोई कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ थे, तो अब 100 के ऊपर जितने भी इस साल अपॉइंट होंगे उनको न्यू बोलेंगे। फिर न्यू वर्कर्स शुड बी रेगुलर, द वर्कर शुड नॉट बी कैजुअल लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे तो डिडक्शन लेने के लिए आप हर रोज़ कोई ना कोई वर्कर को अपॉइंट करोगे और 10 दिन के बाद निकाल दोगे, डिडक्शन ले लिया, तो ये नहीं चलेगा। एम्प्लॉय जो है कॉन्ट्रैक्चुअल या कैजुअल नहीं होना चाहिए, वो लोग परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉयड होने चाहिए, और कितने दिन एटलीस्ट पूरे ईयर में एम्प्लॉयड होने चाहिए, 240 डेज, ठीक है, एटलीस्ट 240 डेज। पर एक नोट लिखा है, उसको रेड पेन से आप हाईलाइट कर देना। इन केस ऑफ शूज़, लेदर, एपरल इंडस्ट्री, मिनिमम 150 डेज, तो वहाँ पे 240 डेज़ की जगह पे कंडीशन है 150 डेज़। तो ये सब आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 80JJA में न्यू वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर कितने डेज़ के लिए एम्प्लॉयड होने चाहिए, नॉर्मली 240 डेज़, पर अगर शूज़, लेदर और एपरल इंडस्ट्री है तो 150 डेज, ठीक है, मिनिमम। देन 6th पॉइंट, फॉर एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड इन द करंट प्रीवियस ईयर एंड completed at least 240 or 150 days will be counted as a new employee in the current year. However, if they fail to complete 240 or 150 days in the current year,
but complete the same in the next year, then they won't be treated as new employee for current year, but will be counted as new employee in the next financial year, and deduction will be allowed in the next financial year. ऐसे तो सिंपल स्टेटमेंट है ये, बहुत लोगों को समझ में भी आ गया होगा, पर बहुत लोगों को नहीं भी समझा होगा, तो मैं आपको इजी करके बता देता हूँ. अभी सपोज करंट पीवाई और है ये नेक्स्ट पीवाई या फाइनेंशियल ईयर आप बोलो, तो मैं आपके एग्जाम के हिसाब से लेता हूँ. तो आपका एग्जाम जो है 2019-20 पीवाई एप्लीकेबल है आपके एग्जाम के लिए, और नेक्स्ट पीवाई क्या हो जाएगा 2020 एंड 21. ठीक है. सो कोई कंपनी है जिसने 2019-20 ये करंट पीवाई है, इसमें अपॉइंट किए सपोज 100 वर्कर्स, एंड व्हेन आई से 100 वर्कर्स मतलब जो भी कंडीशन स्पेसिफाई की है उनसे रिलेटेड वो सेटिस्फाई होती है. कंडीशन ये है कि उनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो ऐसे 100 वर्कर्स मतलब ये 100 वर्कर कैसे हैं जिनकी सैलरी 25,000 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है. ठीक, पहली बात. दूसरा, अभी 100 वर्कर में से ऐसा है ये 100 वर्कर्स की सैलरी का 30% डिडक्शन कंपनी को मिल सकता है, बट तभी मिलेगा जब ये वर्कर पूरे साल में 240 डेज के लिए अपॉइंटेड हो. तो 100 में से मैं अगर बोलता हूँ कि 60 वर्कर जो है इन्होंने अपना मोर देन और इक्वल टू 240 डेज 2019-20 में कंप्लीट कर लिया. ठीक. तो ये 60 वर्कर्स का जो 30% वेजेस का डिडक्शन है वो आपको इसी ईयर में मिल जाएगा. 2019-20 का जब कंपनी रिटर्न फाइल करेगी तो ये 60 वर्कर्स को जो वेजेस पेमेंट किया है उस वेजेस का 30% डिडक्शन अंडर सेक्शन 80JJAA कंपनी 2019-20 में ले सकती है. अब बाकी के जो 40 वर्कर्स हैं, सपोज ये करंट ईयर में सिर्फ इन्होंने 100 डेज ही कंप्लीट किए, या 100 भी मैं नहीं लिखता हूँ, चलो मैं एक सिंपल सा बात कर देता हूँ, लेस देन 240 डेज लिख देता हूँ. ठीक है. लेस देन 240 डेज 40 वर्कर्स के 2019-20 में है, मतलब 40 वर्कर्स जो है वो 240 डेज उनका इस ईयर में कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लोग लेट अपॉइंटेड होंगे. तो जो लोग पहले ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब ईयर स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर तभी अपॉइंट हो गए होंगे तो उनका 240 डेज उसी ईयर में कंप्लीट हो जाएगा. कुछ लोग बाद में अपॉइंट होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो उनका 240 डेज उसी ईयर में कैसे कंप्लीट होगा. तो ये वो वर्कर हैं जिनका लेस देन 240 डेज हुआ है कंप्लीट 2019-20 में. तो ऐसे वर्कर्स के लिए 80JJAA में आपको डिडक्शन इस साल नहीं मिलेगा. कौन सी साल? 2019-20 में नहीं मिलेगा. ठीक. बट ये जो वर्कर्स हैं ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं अपना मोर देन इक्वल टू 240 डेज इन 2020-21. मतलब ऐसा है, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ. लेस देन 240 डेज मैंने बोला है. सपोज लेस देन 240 डेज मैं एक एक्चुअल फिगर में लेता हूँ कि एक्चुअली इन्होंने सपोज 140 डेज ही कंप्लीट किया है. तो 140 डेज कंप्लीट किया मतलब वो लेस देन 240 डेज हो गया ना. तो 19-20 में उनके 140 डेज ही कंप्लीट हुए. तो 19-20 में ऐसे 40 वर्कर्स की सैलरी का डिडक्शन 19-20 में नहीं मिलेगा. अब ऑब्वियसली अगर ये जो एम्प्लॉई हैं वर्कर है 40 वर्कर्स, इनको कंपनी अगर निकालेगी नहीं तो नेक्स्ट ईयर उनका 240 डेज तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक साल में तो 365 डेज होते हैं और 240 डेज कंप्लीट करने के लिए मुझे सिर्फ 100 डेज चाहिए. ठीक. तो आप बोल सकते हो अगर ये 40 के 40 वर्कर्स कंपनी ने रिटेन किए, उनको निकाले नहीं और उनका पूरा 240 डेज 2020-21 में कंप्लीट होगा ही ना, क्योंकि खाली 100 डेज ही चाहिए. तो फिर ऐसे जो 40 वर्कर्स हैं उनका वेजेस का डिडक्शन आपको इस साल मिलेगा 2020-21. जबकि ये 40 वर्कर्स अपॉइंट कब हुए? 19-20 में अपॉइंट हुए, बट इनके वेजेस का डिडक्शन अंडर 80JJAA 19-20 में नहीं मिलेगा. कब मिलेगा? 2021 में मिलेगा, क्योंकि इनके 240 डेज 2021 में कंप्लीट होंगे. तो 140 तो इधर ऑलरेडी हो चुके थे,
तो इसमें अगर ये लोग 100 डेज भी काम कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में, अगर ये लोग 100 डेज या उससे थोड़ा ज़्यादा काम कर देते हैं तो इनको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर कोई वर्कर्स का 100 डेज यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, उसके पहले कंपनी उसको निकाल देती है, वो छोड़ के चला जाता है, मतलब उसका टोटल 240 डेज कंप्लीट नहीं होता है, तो ऐसे वर्कर्स का नेक्स्ट ईयर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिडक्शन लेने के लिए कंडीशन है कि टोटल 240 डेज वो काम करना ही चाहिए। और वो 240 डेज या तो सेम ईयर में कंप्लीट हो जाए या नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो जाए। तो ऐसा शॉर्ट में याद रखना, वर्कर की वेजेस के रिडक्शन के लिए एटलीस्ट 240 डेज कंप्लीट होने चाहिए। अगर सेम ईयर में 240 डेज कंप्लीट हो गए तो सेम ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा जो ईयर में वो अपॉइंट हुआ। अगर 240 डेज उनका नेक्स्ट ईयर में कंप्लीट हो रहा है तो उसका डिडक्शन नेक्स्ट ईयर मिलेगा। इन शॉर्ट, जो ईयर में 240 डेज कंप्लीट होगा वो ईयर में डिडक्शन मिलेगा। ठीक, अपॉइंट हो कभी भी हो, समझा? तो अपॉइंट कभी भी हो, जो ईयर में 240 डेज कंप्लीट होगा वो ईयर में वो डिडक्शन कंपनी को उनके वेजेस के ऊपर मिल जाएगा 80JJAA का। ठीक है। तो ये 240 डेज वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। अभी आगे देखते हैं क्या है। हाँ, बट ये 240 वाला याद रखना कि अगर शू लेदर और एपरल इंडस्ट्री है तो उनके लिए 240 की जगह पे कितना हो जाएगा, 150 डेज हो जाएगा, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन है। तो ये 80JJA था और 80JJAA था। देन 80JJAA में पहले क्या था पता है? सबसे मेन अमेंडमेंट जो अभी 80JJAA में हुआ है ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यू वर्कर्स के लिए कोई लिमिट नहीं रखी है। पहले क्या था पता है? बहुत लोग को याद होगा जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया होगा। पहले ऐसा था 80JJAA में कि आप के टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ अगर 100 से ज़्यादा होंगे, ओल्ड एम्प्लॉय प्लस न्यू एम्प्लॉय, तो ही उनके वेजेस का रिडक्शन आपको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी के पास 80 एम्प्लॉयज़ है और उसने ड्यूरिंग द ईयर 10 एम्प्लॉयज़ हायर किए तो टोटल मिला के 90 हुए ना, 100 से कम। तो इवन दो उसने 100 वर्कर्स को नया अपॉइंट किया तो भी उनके वेजेस का रिडक्शन कंपनी को नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल वर्कर्स 100 से कम है। ठीक है, ये पहले था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, कितने भी एम्प्लॉयज़ हों, एक भी एम्प्लॉई या एक भी वर्कर, एक भी अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अपॉइंट करते हो और सारी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है, मतलब उनकी सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए, वो वर्कर 240 डेज मिनिमम काम करना चाहिए, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेबर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कितने भी वर्कर आपने अपॉइंट किए, कम से कम वर्कर के लिए भी इस सेक्शन के अंदर अब डिडक्शन अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स वाला पॉइंट जो है अब इसमें कैंसिल हो गया है। तो अब कितने भी वर्कर्स हों, अब वो नंबर ऑफ़ वर्कर्स की जगह उन्होंने सैलरी की कंडीशन लगा दी है कि सैलरी जो है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसे वर्कर की। ठीक है, तो जो लोग ने पहले पढ़ा होगा तो उनको हो सकता है कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो जाए कि पहले तो अलग ही था एकदम, उसमें तो ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ, तो अब ये पूरा चेंज हो चुका है, अब वो पार्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कोई भी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एक भी अगर नया वर्कर अपॉइंट करता है और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस एक वर्कर के लिए भी डिडक्शन 80JJAA में मिलेगा। ठीक है, तो पुराने प्रोविज़न किसी ने पढ़े होंगे तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न या डरने की बात नहीं है। जो मैंने बताया वही नया है और वही सब सही भी है, तो पुराने चीज़ों को भूल जाओ 80JJAA में। देन 80QQB और 80RRB, ये दोनों को साथ में आप पढ़ सकते हो क्योंकि दोनों रॉयल्टी वाले हैं। रॉयल्टी फॉर बुक्स एंड रॉयल्टी फॉर पेटेंट्स, दोनों एकदम सेम टू सेम ही है। खाली याद रखना QQB में बुक्स का रॉयल्टी है और RRB में पेटेंट्स का है। बुक्स मतलब जो लोग ऑथर्स बुक्स लिखते हैं और उनकी बुक कोई पब्लिशर पब्लिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल को मैंने टैक्स का स्कैनर लिखा बनाया और मेरा स्कैनर जो है वो टैक्स का कल सुचिता प्रकाशन पब्लिश करता है, तो सुचिता प्रकाशन मुझे एक अमाउंट देगा क्योंकि मैंने लिखा है भाई, तो मेरा स्कैनर वो पब्लिश करके बेच के कमा रही है ना सुचिता प्रकाशन, तो मुझे वो पैसा देगी, तो मेरे लिए वो अमाउंट को हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। तो दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी फॉर बुक्स। अब कोई पर्सन है जिसने कोई नया इन्वेंशन किया है, जिसने सपोज़ कोई नया टाइप का मशीन बनाया या ऐसा कोई नया इन्वेंशन किया जो अभी तक नहीं था और जो अभी काफ़ी अच्छा है, तो वो
पेटेंटेड मशीन या नया इन्वेंशन बेचने के लिए बहुत सारे लोग उसके पास आएंगे, तो वो फ्री में थोड़ी ना उनको बेचने का अलाउ करेगा, पैसा लेगा ना। तो पैसे को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो रॉयल्टी दो टाइप की होती है, बुक्स की भी हो सकती है और या कोई पेटेंट की भी हो सकती है। आपने कोई नया कुछ इन्वेंशन किया है तो ये डिडक्शन मिलेगा किसको? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। और कोई भी टाइप के एसएससी के लिए यहाँ पे डिडक्शन नहीं है, ओनली फॉर इंडिविजुअल, वो भी रेसिडेंट। देन डिडक्शन कितना अलाउड है? 100% ऑफ इंडियन रॉयल्टी प्लस फॉरेन रॉयल्टी ब्रॉट इन इंडिया और ₹3 लाख विच एवर इज लेस, डाउन एरो मार देना आप। सो 100% जितना रॉयल्टी मिला पूरा का पूरा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 लाख। तो आप बोल सकते हो रॉयल्टी में मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 3 लाख तक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक नोट भी नीचे लिखा है, एलिजिबल रॉयल्टी इज इफ रिसीव्ड इन लमसम देन फुल अमाउंट रिसीव्ड, एंड इफ नॉट रिसीव्ड इन लमसम देन अप टू 15% ऑफ बुक्स सोल्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रॉयल्टी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, एक साथ नहीं मिल रही है, तो कितनी रॉयल्टी एलिजिबल होगी? 15% ऑफ बुक्स सोल्ड। क्योंकि कभी कभी जो पब्लिशर है सुचिता वाला बोलता है अरे आपका तो नया बुक है, आप तो पहली बार बना रहे हैं, हमको क्या मालूम आपकी बुक बिकेगी नहीं बिकेगी, तो मुझे रॉयल्टी कैसे देगा? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ही इज सेलिंग। तो मेरी जितनी बुक्स वो सेल करेगा, अभी अगर हमने डिसाइड किया है कि आप एक बुक सेल करोगे तो 20% मुझे रॉयल्टी मिलेगी, और एक बुक का प्राइस अगर सपोज 200 रुपीज़ है, तो वो एक बुक बेचेगा 200 रुपये में, तो 200 रुपये के ऊपर मुझे 40 रुपीज़ रॉयल्टी मिलेगी। तो ऐसे ही वो जितने बुक्स बेचते जाएगा मुझे वैसे वैसे पैसा मिलता जाएगा अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड परसेंटेज। तो जब कभी भी रॉयल्टी आपको ऐसे मिलती है कि बेचने के ऊपर डिपेंड करती है रॉयल्टी, कि बिकेगी तो मिलेगी, तो उस केस में रॉयल्टी कितनी एलिजिबल है? 15% ऑफ द बुक्स सोल्ड। तो टोटल बुक की जो वैल्यू है उसका 15%, ठीक है। देन अदर कंडीशंस, रॉयल्टी शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर, ठीक है। Then in case of foreign royalty, deduction is allowed only if the royalty is brought in India in convertible foreign exchange within 6 months from the end of the previous year, or such extended time as may be allowed by the RBI or other competent authorities. तो ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। अगर आपको रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया जनरेट हुई है, तो आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली वो फॉरेन करेंसी में होगी। तो आपका अगर ये प्रीवियस ईयर 1920 है, आपको 1920 में इस रॉयल्टी के लिए डिडक्शन चाहिए, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे 1920 का, इंडिविजुअल का रिटर्न तो 31 जुलाई तक ही होता है, तो 31 जुलाई के पहले पहले आपकी फॉरेन रॉयल्टी आपकी इंडियन अकाउंट में आ जानी चाहिए, तो ही तो आप रिटर्न में उसको शो कर पाओगे ना कि मुझे इतनी रॉयल्टी मिली है, एंड आई एम क्लेमिंग द डिडक्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वही है 6 मंथ्स, मतलब वही है अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इन शॉर्ट। तो उसी को बोलते हैं 6 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर 4 ही महीना हो गया, ठीक है। थोड़ा अगर लेट फाइलिंग करेंगे तो 6 महीना मिला के हो जाता है। तो इन शॉर्ट रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपका फॉरेन रॉयल्टी अगर आपके इंडिया में आ जाता है तो आप उसका डिडक्शन इस साल ले लें, अगर बाद में आता है तो उसका डिडक्शन मिलेगा बट नेक्स्ट ईयर मिलेगा। सिंपल सी बात है। फॉर्म्स कौन से फाइल करने हैं? 10CCD और फॉर्म 10H। तो ये थियरी और MCQ के लिए याद रखना, 2 फॉर्म आपको सबमिट करने हैं डिडक्शन लेने के लिए। सॉरी। अब ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे ये RRB में भी हैं, खाली RRB जो है वो पेटेंट से रिलेटेड है। सो रॉयल्टी लास्ट वाला कॉलम में सीधा पढ़ता हूँ। रॉयल्टी शुड बी रिसीव फ्रॉम पेटेंट्स विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970। तो ऐसा पेटेंट होना चाहिए जो पेटेंट्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो, आपने ऐसा पेटेंट बनाना चाहिए। देन सेम एज अबाउ फॉरेन रॉयल्टी है, तो वही है कि 6 महीने के अंदर इंडिया में आ जानी चाहिए, मतलब रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले पहले फॉरेन रॉयल्टी इंडिया में आ गई तो इस साल रिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर मिलेगा। देन यहाँ पे जो फॉर्म है 10CCD की जगह 10CCE है, तो D के बाद क्या आता है? E आता है, बराबर ना। एंड फॉर्म 10H तो कॉमन है दोनों के लिए। तो QQB RRB एकदम सेम टू सेम ही है, खाली आप याद रखना 3 लाख तक डिडक्शन मिलेगा, और इसके दोनों के आगे भी लिख देना एक्सेप्शन, क्योंकि ये दोनों डिडक्शन भी इनकम से हैं। रॉयल्टी तो आपकी इनकम है ना, तो जो पर्सन को रॉयल्टी मिल रही है उसको डिडक्शन मिल रहा है, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है ना। बुक लिखना क्या आसान काम है? बिल्कुल नहीं।
पेटेंट बनाना आसान काम है? नहीं। तो कोई नया चीज़ बनाना या इन्वेंट करना ये हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को एनकरेज करने के लिए आप कुछ नया इन्वेंट करो, नए बुक्स बनाइए अच्छी हो जो, तो ऐसे लोगों को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के अंदर रॉयल्टी के लिए डिडक्शन दिया है। तो पहले तो याद रखना, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देना, ये इनकम बेस्ड डिडक्शन है, ठीक है। रॉयल्टी आपकी इनकम है और यहाँ पे इनकम से डिडक्शन मिल रहा है, पहली बात। दूसरी ये है कि ये इनकम है, तो मैंने तो आपको बोला था इनकम के लिए क्या लर्न करना है कि वो टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट होगी, करेक्ट। तो ये इनकम पहले तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, ठीक है। तो रॉयल्टी के याद रखना दो इफेक्ट है, क्योंकि इनकम का अगर आपको डिडक्शन मिल रहा है तो ऑब्वियसली इनकम के दो इफेक्ट होंगे। पहला आपको लर्न करना है कि टैक्सेबल एग्जेम्प्ट वाला इफेक्ट, और दूसरा आपको यहाँ पे अगर दिया है डिडक्शन मिल रहा है तो डिडक्शन वाला इफेक्ट। तो यहाँ पे डिडक्शन दिया है, तो जब भी इन शॉर्ट अभी रॉयल्टी आपको दिखी तो सबसे पहले तो वो टैक्सेबल है, याद रखना। रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट हो, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स हो, तो ये पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। मतलब अगर मुझे रॉयल्टी मिली 5 लाख की तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में पूरा का पूरा 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद नीचे डिडक्शंस, जीटीआई के नीचे जब मैं डिडक्शन माइनस करूँगा तो मैं क्यूक्यूबी या आरआरबी में डिडक्शन ले सकता हूँ, बट कितना, सिर्फ 3 लाख तक का। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रॉयल्टी जितनी मिलेगी उतना फुल टैक्सेबल है, पर डिडक्शन मैक्सिमम हमको कितना मिल सकता है, 3 लाख तक का, ठीक है। तो रॉयल्टी आपको 10 लाख मिली तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 10 लाख टैक्सेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ कितना मिलेगा, ओनली 3 लाख का। तो ये लिख देना इसके आगे कि फर्स्ट टैक्सेबल इन IFOS फुल्ली एंड देन डिडक्शन अंडर QQB और RRB, ठीक। तो एग्जाम में जैसे रॉयल्टी दिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका तो दो इफेक्ट है, एक टैक्सेबल और बाद में डिडक्शन। देन आते हैं TTA और TTB पे। ये दोनों भी एक जैसे ही सेक्शन है, दोनों को साथ में पढ़ना। रिडक्शन है फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, और 80 TTB में भी यही है। पहले TTA पढ़ देता हूँ मैं। रिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट, तो ये FD की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मल जो सेविंग्स अकाउंट हम लोग बैंक में ओपन कराते हैं उसको सेविंग्स अकाउंट बोलते हैं। तो वो सेविंग्स अकाउंट में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता है, 2%, 3%, 4%। तो वो इंटरेस्ट के लिए भी आपको रिडक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट दे रहा है। रिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल एंड HUF, और रिडक्शन कितना मिलेगा, 100% ऑफ इंटरेस्ट और 10,000 विच एवर इज़ लेस। तो आपके सेविंग्स अकाउंट से मैक्सिमम 10,000 तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट का रेट बहुत ही कम होता है, नॉर्मली ज़्यादा इंटरेस्ट आपको FD वगैरह में ही मिलता है। तो वो FD का इंटरेस्ट जो है वो तो मैंने आपको बता दिया था, ATC के अंदर आता है, वहाँ पर रिडक्शन मिलेगा अगर आपका FD जो है 5 ईयर से उससे ज़्यादा टेन्योर के लिए हो। अब ये सेविंग्स अकाउंट बैंक का इंटरेस्ट है, यहाँ पे ऐसा कोई टेन्योर का कंडीशन नहीं है। आप ड्यूरिंग द ईयर, पूरा साल कंप्लीट होने के बाद जो भी इंटरेस्ट आपका बनेगा सेविंग्स अकाउंट का, वो अप टू 10,000 तक आप उसके लिए डिडक्शन ले सकते हो। कंडीशंस क्या है, सेविंग्स अकाउंट कहाँ पे होना चाहिए, विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस। नो रिडक्शन टू सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTB। हाँ, क्योंकि जो TTB है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो अगर कोई सीनियर सिटीजन ने TTB में डिडक्शन लिया है तो उसको TTA में अलग से डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो एलिजिबल SSC है TTA में, वो तो सारे के सारे आ जाते हैं, एज वाला कैटेगरी नहीं है। बट नोट में क्या लिखा है लास्ट में कि अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है और वो TTB में डिडक्शन ले लेता है तो TTA में अलग से उसको नहीं मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए या तो TTA है या TTB है, ऑब्वियसली TTB ही लेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिडक्शन है। सो TTB पे आता हूँ। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। रेसिडेंट सीनियर एलिजिबल SSC कौन कौन है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हुज ग्रॉस टोटल इनकम, resident senior citizen whose GTI gross total income includes interest on deposit with bank, cooperative bank और post office, ठीक है। resident senior citizen whose GTI includes interest on deposit with bank, cooperative bank और post office, ये सारे एलिजिबल SSCs हैं और इनका इंटरेस्ट अमाउंट और 50,000 विच एवर इज़ लेस। तो वही है, सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन की लिमिट 10,000 से इंक्रीज़ करके कितनी कर दी है, 50,000 तक, 50,000 तक। तो 50,000 तक उनको डिडक्शन मिलेगा।
और सीनियर सिटीजन ने अगर इस सेक्शन में डिडक्शन लिया तो उनको टीटीए में डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब आप सोचिए कि 50,000 यहाँ पे ले लें और 10,000 ऊपर ले लें तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, एक ही सेक्शन में आप डिडक्शन ले सकते हो। देन नोट फॉर टीटीए एंड टीटीबी, वेयर इंटरेस्ट इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम एनी सेविंग्स अकाउंट or deposit held by or on behalf of a firm, AOP or BOI, the partner of the firm or member of AOP BOI would not be allowed any deduction in respect of such income। बहुत ही सीधी सी बात है, अगर कोई डिपॉजिट आपने AOP और BOI के नाम पे रखा है या किसी और फर्म के नाम पे रखा है तो उसी फर्म AOP BOI के नाम पे है ना वो, तो उसके लिए डिडक्शन आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो जो डिपॉजिट है वो फॉर्म के या AOP या BOI के नाम पे। तो अगर आपको इस सेक्शन में रिडक्शन चाहिए तो जो सेविंग्स अकाउंट है वो आप ही के नाम पे होना चाहिए, किसी और के नाम पे अथॉरिटी आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी। ठीक है, तो ये TTA TTB था। तो TTA में 10,000 तक है और TTB इज़ फॉर सीनियर सिटीजन, जहाँ पे 50,000 तक का रिडक्शन आपको मिलेगा सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट के लिए। देन है 80LA और बाद में 80PA। तो ये भी थोड़े बहुत नए सेक्शंस ही हैं, इसमें डिडक्शन अमेंडमेंट थोड़े ज़्यादा है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। एलिजिबल assessee, scheduled bank or foreign bank having an OBU or SCZ और सेकेंड यूनिट ऑफ IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब ये OBU क्या है, इसका मीनिंग अदर पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पहले तो मैं डिडक्शन OBU में चलो पढ़ देता हूँ। OBU मीन्स अ ब्रांच ऑफ ए बैंक लोकेटेड इन SCZ एंड विच हैज़ obtained required permission under the Banking Regulation Act. So OBU means branch of a bank located in SCZ। तो जैसे अभी कोई भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसके ब्रांचेस आपने सब जगह देखे, पर अगर वही ब्रांच SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे OBU। तो ऐसे शेड्यूल बैंक और फॉरेन बैंक और जिनका SCZ में ब्रांच है या फिर कोई यूनिट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो ऐसे लोगों को डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा? फॉर शेड्यूल बैंक फॉरेन बैंक हैविंग OBU इन SCZ 100% ऑफ सच इनकम फॉर फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर्स। तो SCZ में कोई बैंक की ब्रांच है, कोई बैंक मतलब शेड्यूल बैंक या फॉरेन बैंक की ब्रांच है, या फिर कोई यूनिट है जो IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, तो उसका जो भी इनकम होगा वो 100% एग्जम्प्ट होगा फर्स्ट 5 असेसमेंट ईयर के लिए। क्योंकि आपको पता ही है कि SCZ वगैरह में काफ़ी एग्जम्पशन मिलता है। तो SCZ में शेड्यूल बैंक की या फॉरेन बैंक की कोई बैंकिंग ब्रांच है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में किसी कंपनी का कोई यूनिट है, तो ऐसे यूनिट और ऐसे ब्रांच का जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्स्ट 5 ईयर के लिए फुल्ली 100% एग्जम्प्ट है। देन 50% ऑफ सच इनकम फॉर द नेक्स्ट 5 असेसमेंट ईयर। तो पहले 5 ईयर्स के लिए 100% इनकम एग्जम्प्ट होगी और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50%। मतलब टोटल डिडक्शन यहाँ पे 10 साल तक का दिया है। फर्स्ट 5 ईयर में 100% इनकम एग्जम्प्ट और नेक्स्ट 5 ईयर में 50%। देन फॉर यूनिट्स ऑफ IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में अगर कोई यूनिट है तो उनके लिए 100% ऑफ सच इनकम फॉर एनी 10 consecutive assessment year at the option of the assessee out of 15 years beginning with the year in which the permission under SEBI Act, Banking Regulation Act or any relevant law was obtained। तो ये मैं आपको सिंपल करके मैं समझा देता हूँ कि अगर कोई कंपनी का यूनिट IFSC में है, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी एक तरीके का बोल सकते हैं एरिया होता है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है और उसके अंदर आप अपने बिजनेस की यूनिट आप ओपन कर सकते हो, जैसे कि SCZ होता है। तो ये इंटरनेशनल मतलब क्या है कि यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पे लगाते हैं, एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए। तो IFSC सेक्टर में भी अगर कोई यूनिट है
तो वो यूनिट का जो भी प्रॉफिट होगा वो 100% प्रॉफिट 10 साल के लिए एग्जाम्प्ट होगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा, पर वो 10 साल कैसे लेगा? फॉर कंजिक्यूटिव 10 ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। मतलब अगर सपोज ईयर 1 में मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास एग्जाम्पशन लेने के लिए 15 साल है। ठीक है, तो अब ये 15 साल में से कोई भी 10 साल का मैं रिडक्शन ले सकता हूँ, कोई भी 10 साल के प्रॉफिट का रिडक्शन मैं ले सकता हूँ। अब वो 10 साल फर्स्ट से लेके 10 तक हो सकता है, वो 10 साल 5 से लेके 15 तक हो सकता है, वो 10 साल सेकेंड से लेके 11 तक हो सकता है। मतलब वो 10 ईयर्स जो है पहले तो वो कॉन्जिक्यूटिव ही होने चाहिए। आप ऐसा नहीं सिलेक्ट कर सकते कि हाँ चलो पहले ईयर और दूसरे ईयर का रिडक्शन लिया, फिर सीधा 5वें और 6ठे का लिया, फिर 9वें 10वें का लिया। ऐसा आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या है? ऑर्डर में ही जाना चाहिए। ठीक, तो वो ऑर्डर कब से स्टार्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ईयर 1 से ही स्टार्ट कर दोगे रिडक्शन लेना या बाद में स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि जब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट हो, मतलब ईयर 4 से ईयर 5 से, तब से हम डिडक्शन लेना स्टार्ट करें। क्योंकि एक बार आपने डिडक्शन लेना स्टार्ट किया तो आप बीच में उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए डिडक्शन है। तो आपने सपोज स्टार्ट किया ईयर 1 में डिडक्शन लेना, ईयर 1 में प्रॉफिट हो गया, ईयर 2 में लॉस हो गया, तो 1 साल आपका गया, क्योंकि लॉस के लिए तो कोई डिडक्शन है नहीं, प्रॉफिट के लिए है ना। तो मतलब 1 से लेके 10 तक एक बार आपने ईयर 1 में डिडक्शन लेना स्टार्ट किया तो आपको 10 साल तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा वो डिडक्शन वाला पार्ट जो है। तो डिडक्शन वाला जो ड्यूरेशन है वो 10th ईयर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे 10 साल में बहुत ही कम प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट तो मुझे 11th ईयर से स्टार्ट होना हो रहा है। तो आपकी गलती है ना कि आपने ऐसा क्यों सिलेक्शन किया। तो आपके पास 15 साल हैं, 15 साल में से कोई भी 10 कंटिन्यूस कंजिक्यूटिव ईयर्स के आपको आप सिलेक्ट कर सकते हो और उन ईयर्स का 100% प्रॉफिट आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 80 LA था SEZ और IFSC के लिए। देन 80 PA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज। फर्स्ट एलिजिबल कौन है इसमें? cooperative societies which provide assistance to its members engaged in primary agricultural activities और फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज FPC जिसको बोलते हैं फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज हैविंग टोटल टर्नओवर ऑफ लेस देन 100 करोड़ इन एनी PY। तो प्रोड्यूसर कंपनीज मतलब ये सारे प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो कि प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन्वॉल्व हो और जो अपने मेंबर्स को असिस्टेंट प्रोवाइड करती हो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। और कोई भी फार्म प्रोड्यूसर कंपनी हो जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। तो फार्म प्रोड्यूसर कंपनी मतलब वही है ना कि फार्मिंग वाले ही आइटम वो प्रोड्यूस करेगी। तो इन शॉर्ट जो ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये प्रोड्यूसर कंपनी मतलब क्या? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो करते हैं ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स एंड कोई प्रोड्यूसर फार्म प्रोड्यूसर कंपनी। तो ये दोनों लोग एलिजिबल हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका काम क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाना अपने मेंबर्स को हेल्प करके। और दूसरा टाइप का एसएससी कौन है? फार्म प्रोड्यूसर कंपनी जिसका काम ही है कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो दो एसएससी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्म प्रोड्यूसर कंपनी जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में लगे हुए हैं। पर फार्म प्रोड्यूसर कंपनी में कंडीशन ये है कि उनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स एट्रीब्यूटेबल टू एलिजिबल बिजनेस फॉर द PY रिलेवेंट टू AY 1920 टू AY 2024-25। तो हमको तो 1920 से मतलब है, तो 1920 में पूरा का पूरा प्रॉफिट ऐसे बिजनेस का एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे बिजनेस का? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है। एलिजिबल बिजनेस हाँ तो लिख भी दिया आगे एलिजिबल बिजनेस कौन से हैं। द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स और द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, सीड्स, लाइफ स्टॉक
or other articles intended for agriculture or for the purpose of supplying them to its members or the processing of the agricultural produce of its members. तो बेसिकली सब एग्रीकल्चर वाला काम ही है, तो ऐसे बिजनेस में अगर आप रिलेटेड हैं तो आपको 100% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 1920 से ये स्टार्ट हुआ है और 2024-25 तक इसका रिडक्शन चालू रहेगा, 100% इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 80 PA था। तो PA मतलब P मतलब याद रखना प्रोड्यूसर कंपनीज, तो PA ए मतलब एग्रीकल्चर याद रखना, तो P मतलब प्रोड्यूसर और क्या प्रोड्यूस करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो PA प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो 80 PA में ऐसे लोगों के लिए डिडक्शन है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, इसमें से कोऑपरेटिव सोसाइटी है और दूसरा दिया हुआ है फार्म प्रोड्यूसर कंपनीज, 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ये अपना नॉर्मल सेक्शंस ख़त्म हुए अभी 80C to 80U, और इसमें अभी एक सेक्शन बचा हुआ है 80G जो बहुत बड़ा है। हम लोग ने डोनेशन वाले 2-3 सेक्शन किए थे, 80GGA, 80GGB और 80GGC, बराबर 3 सेक्शन हम लोगों ने डोनेशन वाले किए थे, GGA, GGB, GGC छोटे छोटे थे। अभी 80G आ गया है, तो ये डोनेशन वाले सेक्शन में सबसे मेन सेक्शन है 80G, सबसे बड़ा। ठीक है, तो 80G अभी कंप्लीट करते हैं, बड़ा है पर ऐसे याद रखना इजी है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 80G में क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन इन कैश इज़ नॉट अलाउड इफ डोनेशन इज़ मेड इन कैश फॉर मोर देन 2000। तो 80G में आपको डोनेशन के लिए डिडक्शन मिलेगा, कहाँ कहाँ डोनेट करना है वो अभी आगे मालूम पड़ेगा, पर जो भी डोनेशन का अमाउंट है अगर आपको कैश में डोनेट करना है तो वो 2000 से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर कैश में आप डोनेट कर रहे हो तो 2000 से ज़्यादा अमाउंट है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट 2000 से ज़्यादा डोनेट करना है तो वो बैंकिंग मोड के थ्रू ही होना चाहिए, कैश या बेरेड चेक में नहीं हो सकता, पहले याद रखना। अभी कहाँ कहाँ पे डिडक्शन मिलेगा डोनेशन के लिए, दो कैटेगरी इसमें, अनलिमिटेड कैटेगरी, अनलिमिटेड। सो अनलिमिटेड का नाम ही है अनलिमिटेड, मतलब जितना भी डोनेट करो पूरा का पूरा आपको रिडक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी पूरा मिलेगा या कितना मिलेगा आपको एक शॉर्टकट के थ्रू मैं समझा देता हूँ। तो ये अनलिमिटेड कैटेगरी का शॉर्टकट है RJI, पानिक, जल्मा, GS। तो 80G में याद रखना दो कैटेगरी है, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। तो अनलिमिटेड कैटेगरी में कौन से डोनेशंस आते हैं, RJI, पानिक, जल्मा, GS। और उसमें ऐसा है कि फर्स्ट जो है RJI के लिए यहाँ पे है अनलिमिटेड 50%, और ये जो बॉक्स है इसके लिए है अनलिमिटेड 100%। तो ये डिफरेंस है दोनों बॉक्सेस में। तो ये RJI के लिए आप कितना भी डोनेट करोगे, कितना भी डोनेट करेंगे उसका 50% डिडक्शन में मिलेगा।
तो कितना भी मतलब उसको बोलते हैं अनलिमिटेड। और यहाँ पे आप कितना भी डोनेट करोगे पूरा 100% डिडक्शन में मिल जाएगा। अब इसके फुल फॉर्म जो है आपको नोट्स में दिए हैं। आर मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, आई फॉर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो RJI मतलब पहला बॉक्स जो है वो राजीव गांधी फैमिली से रिलेटेड ही है, राजीव गांधी एंड नेहरू फैमिली। देन P है ये वाले बॉक्स का P, प्राइम मिनिस्टर। तो P फॉर प्राइम मिनिस्टर, इसमें भी है DNA, ठीक है। तो DNA में इंपॉर्टेंट क्या मालूम है कि ये D जो है ना वो इधर है, फिर N और A वो यहाँ पे आते हैं। सो D ये बॉक्स में आता है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड के लिए भी 50% ही डिडक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए इसको मैं ये बॉक्स में डाल दिया। तो ये बॉक्स में टोटल 4 डोनेशन है, 4 RJI और P का D, जिनके लिए अनलिमिटेड 50% डिडक्शन है। मतलब कितना भी डोनेट करो उसका फ्लैट 50% आपको रिडक्शन में मिलेगा। सो प्राइम मिनिस्टर में पहला D है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो ड्रॉट रिलीफ फंड के लिए कितना मिलेगा रिडक्शन, अनलिमिटेड 50%। देन नेक्स्ट है N, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। A, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। तो आर्मेनिया एक कंट्री है जहाँ के पे अर्थक्वेक आया था, तो उसको इंडिया असिस्ट करती है, तो उसके लिए एक फंड बनाया। तो ये P हो गया। P के बाद है A है अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड। तो अफ्रीका के लिए अफ्रीका को भी इंडिया असिस्ट करता है, तो उसके लिए भी एक फंड बनाया। देन N में 2 पार्ट है, N1। N1 इज़ फॉर नेशनल चिल्ड्रन फंड, और N2 में SBI STD, CBI STD। N2, तो N2 में 2 पार्ट है, CBI एंड STD, ठीक है। सो N में 2 है, N1 N2। सो N1 नेशनल चिल्ड्रन फंड और N2 में 6 पार्ट है, CBI STD। तो N मतलब नेशनल हो गया। C फॉर कम्युनल हारमोनी। सो जितने भी रिलीजन्स हैं उनके बीच में हारमोनी रहे, झगड़ा नहीं हो, दंगे फसाद नहीं हो, इसके लिए एक फंड बनाया। मतलब लोगों को गवर्नमेंट अवेयर कराएगी कि कम्युनलिज्म जो है वो ठीक नहीं है लोगों के लिए, तो ये अवेयर कराने के लिए गवर्नमेंट ने फंड बनाया, ठीक है। तो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हारमोनी। देन B, नेशनल और स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। सो ये ब्लड जमा करने के लिए। I, नेशनल इलनेस असिस्टेंस। S, नेशनल स्पोर्ट्स और कल्चर फंड। T, नेशनल फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। D1, नेशनल डिफेंस फंड। D2, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज़ अंडर सेक्शन 7A ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। सो D2 ड्रग वाला नया है, नया मतलब हो गया इसको 2-3 साल। तो D में 2 है, डिफेंस फंड भी है और ड्रग अब्यूज़ वाला भी है। तो ये N2 में इतने सारे फंड है, CBI STD। तो C फॉर याद रखना कम्युनल, B फॉर ब्लड, S फॉर स्पोर्ट्स, T फॉर टेक्नोलॉजी, D1 डिफेंस और D2 ड्रग, और आगे नेशनल तो कॉमन ही है। तो इतने सारे फंड में अगर आप डोनेट करते हो तो जितना भी डोनेट करोगे 100% डिडक्शन मिलेगा। देन इसके बाद आता है E। तो E फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस में अगर आप डोनेशन करते हैं तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल एमिनेंस मतलब जैसे IIT है, IIM है वगैरह। देन C मतलब चीफ मिनिस्टर। तो इसमें कौन से चीफ मिनिस्टर आते हैं, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड। तो महाराष्ट्र में आई थिंक 1992 या 93 में आया था अर्थक्वेक, तो उसके लिए फ़ंड बनाया, अभी भी चालू है। और आंध्र प्रदेश में भी साइक्लोन के लिए फ़ंड बना है। देन Z फॉर ज़िला साक्षरता समिति। ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट, साक्षरता मतलब लिटरेसी। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने फ़ंड बनाया। तो ये फ़ंड का यूज़ करके गवर्नमेंट क्या करेगी, लिटरेसी फैलाएगी, लिटरेसी लोगों को लिटरेट करेगी। देन M, मेडिकल रिलीफ टू पुअर। A, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, एयरफोर्स सेंट्रल वेलफेयर फंड, इंडियन नेवल बेनोवलेंट फंड। तो मतलब तीनों आ गए ना, आर्मी में आर्मी भी आ गया, एयरफोर्स भी आ गया और नेवी भी आ गया, तो इनके लिए भी फंड बनाया है। G1, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड। गुजरात में भी अर्थक्वेक आया था जब भी महाराष्ट्र में आया था। तो
देन G2 क्लीन गंगा फंड, S स्वच्छ भारत कोष मतलब फंड, कोष मतलब फंड। तो ये सारे फंड्स हैं जहाँ पे आप डोनेशन देंगे तो आपको 100% अनलिमिटेड डिडक्शन मिलेगा। तो ये बॉक्स के लिए अनलिमिटेड 50% है और ये बॉक्स के लिए अनलिमिटेड 100% है। तो ये शॉर्टकट है याद करने के लिए। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन नीचे लिखा हुआ है, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन तो मैंने ये बॉक्स में लिख दिया। RGI और प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड के लिए अनलिमिटेड 50% और बाकी सबके लिए जो ये बॉक्स में मैंने लिखे हैं उनके लिए अनलिमिटेड 100% डिडक्शन मिलेगा। देन आते हैं लिमिटेड कैटेगरी पे। तो लिमिटेड कैटेगरी में भी कुछ डोनेशंस हैं। So category to limited category. लिमिटेड कैटेगरी है FOCHMT। इसमें O जो है वो नया ऐड हुआ है, पहले FCHMT था, अभी FOCHMT आ गया। तो जो पहला बॉक्स है इसमें है लिमिटेड 100%। ऊपर वाला जो अनलिमिटेड कैटेगरी था उसमें हमने पहले बॉक्स में क्या लिखा था 50%। तो ऐसे याद रखना, वहाँ 50 था यहाँ 100, उल्टा, ठीक। तो वहाँ पे पहले बॉक्स में 50% था, यहाँ पे पहले बॉक्स में 100 है। वहाँ पे दूसरे बॉक्स में 100% था, तो यहाँ दूसरे बॉक्स में 50% है, लिमिटेड 50%, ठीक है। तो ऐसा उल्टा करके याद रख सकते हो। अभी फुल फॉर्म क्या है? F फॉर डोनेशन टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग। सो F फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए भी एक फंड बनाया गया, फैमिली प्लानिंग का अवेयरनेस फैलाने के लिए। फैमिली प्लानिंग बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। तो इंडिया में जो भी प्रॉब्लम है 70-80% सारी प्रॉब्लम की जो रूट है, रूट कॉज, वो है पॉपुलेशन, ठीक है। क्योंकि सारी जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो पॉपुलेशन के हिसाब से कभी भी बराबर नहीं पड़ेगी, हमेशा कम लगेगी। तो फैसिलिटी तो सभी चीज़ें हैं अपने पास, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अपना इंडिया का एरिया भी तो कम है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, और वो अवेयर करने के लिए आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा। और वो एडवर्टाइजमेंट का फंड कहाँ से आएगा? उसके लिए उन्होंने फंड बनाया फैमिली प्लानिंग के लिए। देन O है डोनेशन टू इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया बाय अ कंपनी। तो ये O वाला जो पॉइंट है वो याद रखना, ये डोनेशन कौन से करना चाहिए? सिर्फ कंपनी करनी चाहिए। तो O वाले में जो नया पॉइंट है उसमें इम्पॉर्टेंट ये है ना कि ये डोनेशन के लिए डिडक्शन सिर्फ कंपनी एसएससी को ही मिलेगा, बाकी किसी टाइप के एसएससी को नहीं मिलेगा, ठीक। देन C डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो C फॉर चैरिटेबल पर्पस। H डोनेशन टू हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगर आप डोनेशन कर रहे हैं तो। M डोनेशन टू इंस्टीट्यूशन प्रमोटिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए अभी फंड बनाया है, तो वो फंड में डोनेशन करेंगे तो भी आपको रिडक्शन मिलेगा। देन T डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वाराज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस बट ओनली फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन। नया बनाने के लिए नहीं, ठीक है। तो कोई भी टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, तो उसका रिपेयर और रिनोवेशन के लिए अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको रिडक्शन मिलेगा। बट
CHMT के लिए कितना डोनेशन मिलेगा, 50%, और FO के लिए 100%। तो कैलकुलेशन कैसे होगा वो नीचे टेबल में दिया है, देखो FOCHMT, बस ये इतने डोनेशन के लिए इस कैटेगरी में डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। तो FOCHMT में जितना भी डोनेशन किया है वो सबको लिख देना, जहाँ जहाँ पे क्रॉस है मतलब वो डोनेशन का अमाउंट है। तो आपको मिल जाएगा एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड, फिर उसको कंपेयर करना है 10% ऑफ AGTI से, ठीक है। 10% ऑफ AGTI मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो यही लिमिट है, विच एवर इज लेस। सो एक्चुअल अमाउंट, मैं पूरा ही बना देता हूँ। तो ये नंबर 1 एक्चुअल डोनेशन अमाउंट टोटल, और नंबर 2 कंपेयर करना है इसको 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम से, विच एवर इज लेस, फिर आपको मिलेगा एलिजिबल अमाउंट। तो ये जो है ना 10% ऑफ AGTI यही है लिमिट, मतलब इससे ज़्यादा डिडक्शन हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, लिमिटेड कैटेगरी। तो टोटल अमाउंट अगर आपका सपोज आया 10 lakhs और ये 10% ऑफ AGTI आपका आ गया 7 lakhs, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 7 lakhs, ठीक। तो इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड कैटेगरी। 10% ऑफ AGTI जो है ये लिमिट है, इससे ज़्यादा डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना कैसे है वो भी नीचे दिया हुआ है। ग्रॉस टोटल इनकम में LTCG नहीं लेना है, कोई भी टाइप का LTCG हो, और STCG 111A वाला नहीं है, मतलब जो शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी पे STCG आता है, बाकी का STCG आप ले सकते हो, और बाकी के सारे हेड्स आप ऐड करो, ठीक है। तो आपको GTI मिलेगा माइनस ऑल द रिडक्शंस एक्सेप्ट जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो हम लोग किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, ATG के लिए, तो बाकी सारे डिडक्शन माइनस कर दो, ATG छोड़ के, क्योंकि वही तो निकाल रहे हैं। तो जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो उससे कंपेयर करना है। अब यहाँ पे आपको F का अमाउंट लिखना है और O का अमाउंट लिखना है, ठीक है। तो वो F और O आपको यहाँ से मिलेंगे, ये F है ये O है, तो ये दोनों, ये आपका टोटल अमाउंट है, तो टोटल में से ये दोनों पहले इधर निकाल के रख दो और इंटू 100%, ठीक। और बाकी जो बैलेंस बच जाता है ये टोटल में से FO कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा, तो ये टोटल में से FO को निकल दो, जो बचेगा बैलेंस उसके लिए इंटू 50%, फिर ये दोनों मिला के आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ डिडक्शन। तो इतना डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले FO ऊपर से ढूंढ के अलग कर दो, और ये टोटल फिगर में से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो FO का, तो ये बैलेंस मिल जाएगा। तो FO का 100% ले लो, बैलेंस का 50% ले लो, दोनों ऐड कर दो, तो आपको रिडक्शन मिल जाएगा लिमिटेड कैटेगरी का, ठीक है। तो ये थी लिमिटेड कैटेगरी और अनलिमिटेड कैटेगरी के डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। अभी एक ही सेक्शन बचा हुआ है 80IAC, ये थोड़ा बड़ा है, पर मैंने इसको शॉर्ट में आपको लिख के दिया है, तो एक बार आप इसको रीड करके ट्राई करना खुद से समझने के लिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग वीडियो बहुत लेट देख रहे हैं, तो जो मुझे ये मैसेज करेगा मैं इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो उन्हीं को भेजूँगा। तो ये वीडियो आपको भेजना है कि मेरा अब 80 पूरा डिडक्शन चैप्टर पढ़ के हो गया है, 80IAC भी पढ़ के हो गया है, तो मैं आपको इसका वीडियो भेज दूँगा। 80IAC पढ़ लेना, कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे बता देना, मैंने पढ़ा है, मुझे ये चीज़ नहीं समझी, तो मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। तो आप जो मुझे मैसेज करेगा उसी को वीडियो भेजूँगा 80IAC का, ठीक है।